हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यूनिट 18 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ड्यूटीज एंड राइट ऑफ ए बैंकर एंड कस्टमर राइट्स। तो इसमें बैंकर के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज हैं और कस्टमर के क्या क्या राइट्स है, तो उसका डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल आपको नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। बस एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सीक्रेसी मतलब कस्टमर का इन्फॉर्मेशन बैंकों को शेयर नहीं करना। कुछ एक्सेप्शन केसेस है वो अलग है, उनको छोड़ के बैंक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं शेयर करेगा। ठीक है, नीचे कुछ एक्सेप्शन केसेस बताएं जहां पे चाहे तो बैंक कस्टमर का इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। जो बैंक और कस्टमर के बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है, डेटर्स कौन हो गया? बैंक। और क्रेडिटर्स कौन हो गया? कस्टमर। कई बार ये रिलेशन उल्टा भी होता है, क्रेडिटर्स डेटर्स। जब कस्टमर लोन लेगा, ये डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशन कब है? जब डिपॉजिट अकाउंट, तो कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है तो कस्टमर एक तरह से क्रेडिटर हो गया, बैंक डेटर हो गया। इसका उल्टा, जैसे लोन बैंक देता है कस्टमर को, तो उसके इसमें कस्टमर डेटर हो गया, बैंक क्रेडिटर हो गया। ठीक है। तो ये एक स्पेशल काइंड का रिलेशनशिप होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहता है और ये इम्प्लाइड ऑब्लिगेशंस रहता है कि जो कस्टमर के अकाउंट की जो डिटेल्स है उसको सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल रखे। इम्प्लाइड मतलब बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये ऑब्लिगेशन है बैंकों का, ये मैंडेटरी है बैंकों के लिए कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को ना शेयर करें। ये बिल्कुल सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल बैंकों को रखना होता है। द ड्यूटी ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इज कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल। और बैंकों का इसमें जो ड्यूटी है कि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी से नहीं शेयर करना, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल होता है। सो द ड्यूटी टू सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, इज qualified. A bank would be provided only if it disclose the affair of customer under certain. तो कुछ कंडीशंस में जो है बैंक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है डिक्लेयर कर सकता है। पहला, डिस्क्लोजर इज अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ। फिर है पब्लिक टू डिस्क्लोज। तीसरा है वेयर इंटरेस्ट ऑफ बैंक रिक्वायर डिस्क्लोजर। और लास्ट है वेयर डिस्क्लोजर इज मेड विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कस्टम कंसेंट ऑफ कस्टमर। ये चारों पॉइंट का यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ए वाला पॉइंट है डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ। बैंक आर बाउंड बाय द लीगल प्रोविजन टू प्रोवाइड टू सर्टेन अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन अबाउट डीलिंग विद। तो बैंकों को क्या चाहिए कि कुछ प्रोविजन के तहत, कुछ लीगल प्रोविजन के तहत बैंकों को कस्टमर की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। इसमें पहला आपका आ जाएगा बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। तो ये इसमें सेक्शन 4 और 6 ऑफ बैंकर बुक एविडेंस एक्ट के बारे में बोलिए कि अगर कोई लीगल डिस्प्यूट होता है, बैंक के कस्टमर और किसी थर्ड पार्टी में कोई लीगल डिस्प्यूट होता है और उसमें कॉपी मांगी जाती है, कोई बैंक की स्टेटमेंट या इस तरीके की कॉपी मांगी जाती है एविडेंस के तौर पे, ठीक है, तो बैंकों को शेयर करनी रहेगी। जनरली बैंक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर करेगा, लेकिन अगर कोई जो लीगल डिस्प्यूट है आपके कस्टमर का और कोई थर्ड पार्टी का, तो वहां पे फिर अगर वो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कोर्ट में एज ए प्रूफ के तौर पे, तो बैंकों को जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। दूसरा आता है समन्स बाय सिविल या क्रिमिनल कोर्ट। तो कोर्ट से अगर कोई मतलब आदेश मिल रहा है बैंकों को टू बैंक टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स और टेंडर एविडेंस। अगर बैंकों को कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट आदेश दे रही है, तो उस केस में भी बैंकों को मानना पड़ेगा। तीसरा था इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी वही बोला है कि जो हायर ऑफिसर्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, अगर वो कोई नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है, सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इसके बारे में बात की गई है कि अगर कोई बुक्स अकाउंट और किसी और डॉक्यूमेंट्स बैंक से अगर मांगा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, जो कि किसी प्रोसीडिंग में काम आएगा, तो भी बैंकों को जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका अदर एक्ट्स। तो इसमें और भी कोई एक्ट है, जैसे कंपनी एक्ट 2013, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फेमा एक्ट और आपका गिफ्ट टैक्स एक्ट। तो इसके रिगार्डिंग अगर कभी कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा बैंक से, तो बैंक को शेयर करना रहेगा। ठीक है, तो चार आपके यहाँ पे आ गए कंपल्सन ऑफ लॉ। अब देखेंगे वेयर देर इज अ ड्यूटी टू पब्लिक टू डिस्क्लोज, आपका सेकंड आ गया ये। इंस्टेंस ऑफ डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट वुड अराइज, ये केस कब देखने को मिलेगा? इफ द कस्टमर हैपन टू बी डीलिंग विद टेररिस्ट, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और इस तरीके की जो एंटी नेशनल और इलीगल एक्ट। अगर मान लीजिए कस्टमर कोई टेररिस्ट वाली एक्टिविटी कर रहा है या ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर स्मगलिंग या इस तरीके की जो एंटी नेशनल इलीगल एक्टिविटी अगर कस्टमर कर रहा है, तो उस केस में जो है बैंकों का ड्यूटी बनता है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे। तीसरा आता है डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक इटसेल्फ। तीसरा पॉइंट, दो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा आता है वेयर इंटरेस्ट ऑफ बैंक रिक्वायर डिस्क्लोजर। मतलब बैंकों के अपने इंटरेस्ट में होना चाहिए तब भी डिस्क्लोजर कर सकता है। इसका एग्जांपल्स आप बेटर वे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर का जो अकाउंट है वो भी डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, तो बैंक क्या कर रहा है, उस डिफॉल्ट अकाउंट की रिकवरी करने के लिए क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई गारंटर है तो गारंटर के पास जाके वो इन्फॉर्मेशन गारंटर से पूछेगा। ठीक है, तो गारंटर के पास जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा ना कि ये कस्टमर ने हमसे लोन लिया है और इसका इतना इतना पेंडिंग है और कस्टमर जो पे नहीं कर रहा, तो गारंटर आपका लायबिलिटी बनता है, अब आप पे कीजिए।
तो गारंटर को जब तक आप सारी बात नहीं बताएंगे तो फिर वो कैसे काम चलेगा। यानी जब बैंकों को कोई अमाउंट रिकवरी करनी है, कोई ड्यू रिकवर करना है और कस्टमर डिफॉल्ट है, पेमेंट नहीं कर रहा, तो उस केस में बैंक थर्ड पार्टी। देखा जाए तो गारंटर तो थर्ड पार्टी हो गया, कस्टमर पहली पार्टी, बैंक दूसरा। तो गारंटर बैंक के लिए थर्ड पार्टी है, पर फिर भी बैंक, क्योंकि बैंकों के अपने इंटरेस्ट में है, तो इसलिए बैंक जो है थर्ड पार्टी यानी गारंटर को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो ये आपका इसमें हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर, चौथा पॉइंट है ये, डिस्क्लोजर विद एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ कस्टमर। बैंक में डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एट द रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कस्टमर ने अगर कोई मेल लिखा और कस्टमर मान लीजिए एनआरआई है, वो बोल रहा है मेरी स्टेटमेंट आप दे दीजिए, मेल के थ्रू वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप मेरी वाइफ को मेरी स्टेटमेंट दे दीजिए। तो वाइफ देखा जाए बैंक के लिए थर्ड पार्टी, क्योंकि हस्बैंड और बैंक के बीच में जो है अकाउंट ओपन हुआ है। तो फिर भी क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस दी है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन के बाद बैंक ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। तो इसमें बोला गया कि बैंक हैज अ ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइजिंग रीजनेबल केयर और डिलीजेंस वाइल डिस्चार्जिंग। तो जब भी बैंक अपनी ड्यूटीज कर रहा है एज ए एजेंट, बेली या ट्रस्टी ऑफ ए कस्टमर, तो बहुत केयरफुल होकर ड्यू डिलीजेंस के साथ बैंकों को ऐसा करना चाहिए। अगर बैंकों की वजह से अगर कस्टमर को कोई लॉस हो जाता है बैंकों के इम्प्रॉपर केयर की या नेग्लिजेंस ऑफ बैंक की वजह से, तो जो डैमेज होगा कस्टमर को, वो बैंक को क्लेम करना, मतलब कस्टमर जो है डैमेज बैंक से क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका गार्निश या अटैचमेंट ऑर्डर। इन दोनों ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, पहले डिफरेंस देखेंगे। अगर कोई कोर्ट कोई आदेश देती है, ठीक है, कोर्ट कोई आदेश दे रही है बैंक को, तो उसको बोलते हैं गार्निश ऑर्डर। कि किसी कस्टमर के अकाउंट में आप होल्ड पुट कर दीजिए, ऐसे करके कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट का आदेश होता है गार्निशिंग। अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर कोई कस्टमर इनकम टैक्स ये सब नहीं पे कर रहा, तो उस केस में उसका कोई ड्यू है जिसके लिए ऑर्डर दिया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अटैचमेंट ऑर्डर, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो गार्निशिंग ऑर्डर कोर्ट के द्वारा, अटैचमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स के द्वारा दिया जाता है। दोनों में सेम केस होता है। इनकम टैक्स कब अटैचमेंट का ऑर्डर देती है, कोई इनकम टैक्स का लायबिलिटी है कस्टमर का, उसके लिए वो इनकम टैक्स जो है ऑर्डर देती है। गार्निशिंग ऑर्डर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने, मान लीजिए आपका कस्टमर है ए, और उसने किसी बी नाम के कस्टमर से उधार में, लोन में कोई सामान खरीदा, मान लीजिए, ठीक है। तो ए आपका कस्टमर है, मान लीजिए एसबीआई बैंक का उसका कस्टमर ए। तो बी ने क्या क्या, ए ने बी से कोई सामान खरीदा उधार में, ठीक है। अब उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, या सामान लिया, या फिर मान लीजिए बी की कोई फैक्ट्री है, उसने अपनी दुकान के लिए रॉ मटेरियल उससे खरीदा है, कुछ भी, मतलब कोई भी गुड्स खरीदे, उसकी पेमेंट अब बी नहीं, बी को ए नहीं कर रहा, ठीक है। और बी ने प्रूफ के तौर पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया था, जो इस बात का प्रूफ है कि ए को पेमेंट करनी चाहिए, बट वो नहीं कर रहा। तो बी अब चला गया कोर्ट में। तो बी ने कोर्ट में जाके वो सारी बात बताई कि मैंने, मान लीजिए 1 लाख की डील हुई थी, कि मैंने 1 लाख का सामान ए को दिया, और टाइम था बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से 3 मंथ्स, और अभी इतना टाइम हो गया, वो ए रिपे नहीं कर रहा। अब कोर्ट क्या करेगी, सीधे ए के बैंक को आदेश देगी कि तुम ए के अकाउंट में होल्ड पुट करो, ताकि वो पैसा विड्रॉ ना कर पाए। ठीक है, उसी को बोला जाता है गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी मतलब कोई कोर्ट केस चलेगा, और जो हमारा कस्टमर है, उसके खिलाफ कोई कस्टमर जो है, कोई दूसरा पर्सन कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट आदेश देगी बैंक को कि जब तक ये केस नहीं हो जाता पूरा, क्लियर कट नहीं पता लग जाता कि किसकी गलती है, कैसा है, तो उस तब तक आप उसके अकाउंट में होल्ड पुट करेंगे, तो उसको बोला जाता है गार्निशी ऑर्डर। ठीक है। ऐसे अटैचमेंट ऑर्डर होता है इनकम टैक्स के द्वारा। अगर इनकम टैक्स का कोई ड्यू पेंडिंग है, तो आईटी अथॉरिटी जो है अकाउंट में होल्ड पुट करने को बोलती है, उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट ऑर्डर। इसमें बोला डेटर्स हु ओन मनी इसका गार्निशिंग। तो जो पैसा, इसमें ऐसा लिखा है कि व्हेन ए कोर्ट इशू एन ऑर्डर अटैचिंग द क्रेडिट बैलेंस इन द, तो कस्टमर का जो क्रेडिट बैलेंस है उसके रिगार्डिंग जो है कोर्ट आदेश दे रही है कि उस पैसे को क्या कीजिए, होल्ड लगाइए। द बैंक ऑन रिसिपेंट ऑफ सच एन ऑर्डर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑनरिंग चेक। तो उसके बाद अगर कस्टमर ने कोई चेक क्लियरिंग के लिए भेजा है, तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको ऑनर ना करे। ऑन रिसिप्ट ऑफ गार्निशिंग ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट और अटैचमेंट ऑर्डर फ्रॉम इनकम, तो अटैचमेंट ऑर्डर कहाँ से मिलता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से मिलता है। सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इसके बारे में बात की गई है। द बैंक शुड इमीडिएटली स्टॉप डेबिट ऑपरेशन इन द अकाउंट अटैच एंड इंटीमेट द कस्टमर। तो बैंक क्या करेगा कि अकाउंट से जो है ऑपरेशन करना बंद करेगा, और कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और इफ गार्निश अटैचमेंट ऑर्डर इज लिमिटेड अमाउंट, अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए है, या जो क्रेडिट बैलेंस है उससे कम के लिए, मान लीजिए बैलेंस है 10,000 रुपये का, और गार्निश गार्निश ऑर्डर मिला है सिर्फ 5,000 रुपये के लिए, ठीक है। तो उस केस में बैंकों को क्या करना चाहिए, तो बैंकों को ये चाहिए कि जो कस्टमर का लाइबिलिटी है, मतलब 5,000 है, तो सिर्फ 5,000 का पैसा आप किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके रखेंगे। मतलब वो आपका कोई भी सेंट्रल डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, ताकि आप कोर्ट को या इनकम टैक्स अथॉरिटी को वहां से पेमेंट कर सके, और उसके बाद ऑपरेशन में भी परमिटेड इन द अकाउंट, क्योंकि 5,000 के लिए कोर्ट ने या इनकम टैक्स ने बोला है, तो 5,000 आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, और बाकी का जो है पेमेंट कस्टमर अपना अकाउंट नॉर्मल जो है चला सकता है। ये इसमें यहाँ पे बताया गया। चलिए नेक्स्ट आता है बैंकर साइड। बैंकों के कौन कौन से राइट है, एक तो बैंकर्स लीन का राइट है उसका। लीन मतलब जैसे जनरल लीन, जैसे मान लीजिए अगर कस्टमर ने जैसे
जनरली जैसे एजुकेशन लोन लेते हैं तो बैंक क्या करता है, एफडी में अपना लिंक यानी कि होल्ड पुट करता है, ये इसमें आपका बैंकर से बैठेगा। ऐसे राइट ऑफ सेट ऑफ, कस्टमर ने मान लीजिए कोई लोन का पेमेंट करना बाकी है, अभी उसने ईएमआई पे नहीं किया लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक उससे इसकी ईएमआई के लिए पेमेंट कर सकता है, तो वो होता है राइट ऑफ सेट। ऐसे राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन में क्या होगा कि मान लीजिए कई सारे अकाउंट है, तो कस्टमर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मान लीजिए दो लोन ओवर ड्यू है, ए का 10,000 है, बी का 15,000, तो कस्टमर बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि जो मेरा पैसा है उससे पहले ए वाले लोन को क्लोज कीजिए, ए वाला जो लोन है बी को नहीं करना, तो उसको लेके कि कस्टमर का पेमेंट किस तरह से होना चाहिए उसके रिगार्डिंग कस्टमर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन और कमीशन। नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ओवरड्राफ्ट या जो भी बैंक कमीशन लेता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कलेक्शन के लिए या और भी कोई सर्विसेज कमीशन बेस्ड बैंक कस्टमर को दे रहा है, तो और जनरली ऐसा करने से पहले एक एग्रीमेंट बैंक बनवा लेता है और जिसको कस्टमर एग्री करता है, लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना तो उस केस में बैंक क्या करेगा, जो भी चार्ज है कमीशन है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज है जो कमीशन है, जो भी मार्केट प्रैक्टिसेस होगा उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से बैंक इसमें रिकवर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनेशन ऑफ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। तो ऐसा क्या होता है कि बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप जो है टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि जनरली ये क्या है, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। जो अकाउंट ओपन होता है कस्टमर का बैंक में, तो वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो किस केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। पहला आता है वॉलेंट्री टर्मिनेशन। तो कस्टमर अपनी मर्जी से जाके अकाउंट क्लोज करता है, ठीक है, तो वो अपना अकाउंट क्लोज करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ चेंज, उसका एड्रेस चेंज हो गया या उसको बैंक की सर्विसेज पसंद नहीं आई, वो यहाँ से अकाउंट क्लोज करके कहीं और जाना चाह रहा है, तो वो जो उस केस में जो है अकाउंट वो क्लोज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री टर्मिनेशन। एक आ जाएगा टर्मिनेशन बाय लॉ। इसमें कई बार ऐसा क्या होता है कि जो बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट होता है बाय प्रोसेस ऑफ द लॉ, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। डेथ ऑफ कस्टमर, मान लीजिए बैंकों को इन्फॉर्मेशन मिली कस्टमर की डेथ की, तो बैंक उसमें जो भी डेबिट ट्रांजेक्शन है उसको स्टॉप कर देगा। जो क्रेडिट है वो परमिटेड है। क्रेडिट किस लिए परमिटेड है, मान लीजिए कस्टमर ने इनकम टैक्स के लिए जो है रिटर्न के लिए फाइल किया था, तो उसको पेमेंट आनी चाहिए, तो बैंक उसको स्टॉप नहीं कर सकता, तो क्रेडिट को कभी स्टॉप नहीं करेगा, भले ही कस्टमर एक्सपायर हो जाए उसके बावजूद जो है डेबिट स्टॉप हो जाएगा लेकिन क्रेडिट स्टॉप नहीं होगा। कहीं इनकम टैक्स से पेमेंट आना है या कहीं से उसको इंटरेस्ट का पेमेंट आना है, तो इस तरह से स्टॉप नहीं कर सकता, क्रेडिट हमेशा अलाउ होता है, सिर्फ डेबिट को स्टॉप किया जाता है, ठीक है। और जो भी नॉमिनी रहेगा या जिस हिसाब से अगर लीगल हियर अवेलेबल अगर नॉमिनी नहीं है तो उस हिसाब से उनको पेमेंट दी जाएगी। प्रॉपर जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद बैंक जो है पेमेंट नॉमिनी को, अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेड को पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट आता है बैंक्रप्सी ऑफ कस्टमर, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। एंड इंडिविजुअल कस्टमर में भी अगर कस्टमर डिक्लेयर हो गया या कोई अगर कंपनी है तो वो क्लोज होने जा रही है, तो उस केस में क्या करना होगा, वो जो अकाउंट है उसको क्लोज करना होगा। नेक्स्ट आता है गार्निश ऑर्डर। तो ये वही है जो हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें कोर्ट आदेश देती है कि इसके अकाउंट में होल्ड पुट कीजिए, या जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑर्डर देती है कि अटैचमेंट पुट कीजिए। द अकाउंट कैन बी क्लोज एज वन ऑफ द ऑप्शन आफ्टर टेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेप। तो रिक्वायर्ड स्टेप के बाद आप अकाउंट को उसको जो है क्लोज कर सकते हैं। इंसेनिटी ऑफ कस्टमर, इंसेनिटी होता है कि पागल हो जाना, दिमाग खराब हो जाना ना, उसको बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए कस्टमर ठीक ठाक था, कोई उसको डिप्रेशन हो गया जिसकी वजह से अभी वो, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, वो इसके बारे में बात की है सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उस केस में जो है बैंकों को क्या करना चाहिए कि उसका जो अगर कोई चेक अगर इशू किया जा रहा है उसका नाम पे, तो सब ऑनर नहीं करना, और क्लोज अकाउंट आफ्टर रिसीविंग नोटिस अबाउट द इंसेनिटी। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी उसका दिमाग सही नहीं है, तो आप जो है प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद वो अकाउंट जो है क्लोज कर देंगे। और उसके रिगार्डिंग जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके द्वारा पास किया हुआ कोई मतलब कोई चेक ये सब आप ऑनर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कस्टमर अवेयरनेस। द राइट एंड ड्यूटी ऑफ बैंक एंड implications ऑन द कंडक्ट आर नॉट वेल नोन टू ऑल द कस्टमर्स। तो जो क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं बैंकों के, और मतलब कस्टमर को जनरली इसके बारे में नहीं मालूम होता। कस्टमर हैज टू बी मेड अवेयर ऑफ दिस, कस्टमर को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बैंक देयरफॉर हैव टू एजुकेट कस्टमर बाय एक्सप्लेन। तो टर्म्स और कंडीशंस क्या होती है वो सब चीजें बैंकों को कस्टमर को एजुकेट मतलब उनको नॉलेज देना होता है, उनको बताना होता है। ये हो गया हमारा कस्टमर अवेयरनेस। आरबीआई भी कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। ज्यादातर जैसे आपने डीप फंड देखा ना, 10 साल तक जो पैसा क्लेम नहीं करते तो वो पैसा आरबीआई के पास जाता है, तो आरबीआई उससे जनता को कई सारे अलग अलग टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो है चलाती है। नेक्स्ट आएगा आपका बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये वॉलंटरी नहीं है, मतलब ये वॉलंटरी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि सभी बैंकों को एक कोड मानना है, पर इसमें जो है मिनिमम स्टैंडर्ड की बात की जाती है कि जब भी बैंक कस्टमर से डील कर रहा है तो कौन कौन सा मिनिमम स्टैंडर्ड है जो कि बैंकों को मानने चाहिए। तो वो सारी चीज़ आपके बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया में बताई गई है। इसके पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन नवंबर 2003 आरबीआई ने जो है इसको शुरू किया, कंस्टिट्यूट ऑन प्रोसीजर एंड
परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर, तो तब चेयरमैन थे हमारे एस तारापुर, ठीक है। उनके चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक कमेटी बनाई गई, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर ऑडियो ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस, की पब्लिक सर्विस किस तरह से दी जा रही है, टू एड्रेस द इशू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट, कि सही तरह से कॉमन पर्सन को बैंकिंग सर्विसेज दी जा रही है कि नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये चेयरमैनशिप एस तारापुर के द्वारा ये कमेटी बनाई गई। वो पुराने गवर्नर थे। The mandate to the committee include identification of factors that inhibit the अटेनमेंट ऑफ बेस्ट कस्टमर सर्विस, मतलब क्या क्या ऐसा हो रहा है जिससे जो है बेस्ट कस्टमर सर्विसेज कस्टमर को दी जाए, क्या क्या सजेस्ट है जिससे बैंकिंग सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाए, ये सारा सजेशन इस कमेटी के द्वारा मांगा गया था। द कमेटी रिकमेंडेशन सेट, तो इसी कमेटी ने बोला था कि बीसीएसबीआई को सेटअप करना चाहिए। बीसीएसबीआई का फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी को सेटअप किया था एस तारापुर कमेटी के सजेशन के बाद। अब इसका हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या बोला हुआ है। पहला इसमें बोला है कि बीसीएसबीआई वाज रजिस्टर्ड एज ए सेपरेट एंटिटी, तो इसको सेपरेट सोसाइटी के तौर पे जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया था। कब? 18 फरवरी 2006 में। इसका मेन पर्पस क्या था? ये आपकी ये इंडिपेंडेंट वॉच डॉग के तौर पे काम कर रहा था, टू इंश्योर दैट कंज्यूमर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज गेट व्हाट दे, तो जो चीज बैंक प्रॉमिस करता है जो सर्विसेज को देने की, वो उनको सर्विस दी जाए, तो इस चीज के लिए वॉच डॉग के तौर पे इस कमेटी को इंडिपेंडेंट वे में बनाया गया था। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करेंगे। टू प्लान इवॉल्व एंड प्रिपेयर डेवलप प्रमोट एंड पब्लिक कॉम्प्रिहेंसिव कोड एंड स्टैंडर्ड फॉर बैंक फॉर प्रोवाइडिंग इट फेयर, तो बैंकों को प्रॉपर जो है डेवलप करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा एक कोड या स्टैंडर्ड जो कि कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए जरूरी है। तो बैंकों को अपने लिए प्रॉपर जो है डेवलप करना पड़ेगा स्टैंडर्ड कोड्स जो कि बैंक इस्तेमाल करेगा कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए। दूसरा, टू फंक्शन एज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, ये जो बीसीएसबी है इसको सेटअप किया गया एज ए ऑटोनोमस, मतलब इंडिपेंडेंट है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ये क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा और इंश्योर करेगा कि जो कोड और स्टैंडर्ड जो है बैंक अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनको पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, इस चीज को वो इंश्योर करेगा। बीसी जब इसको सेटअप किया गया था, हैड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबीआई के साथ मिलके इसने कुछ मतलब दो तरह के कोड बनाए। एक है आपका कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, 2006 में इशू किया था, फिर 2018 में इसको रिवाइज किया था। दूसरा है कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, तो कस्टमर के लिए अलग से कोड बनाया और जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है एमएससी कोड वो अलग से बनाया। तो इसको 31 मई 2008 में जो है पहली बार रिलीज किया था, फिर 2012 में रिव्यू किया, फिर 2015 में रिव्यू किया। तो इन्होंने आईबीआई के साथ मिलके इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके कोड बनाए दो तरीके के। पहला कोड था सभी कस्टमर्स के लिए, दूसरा था स्पेशली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। अभी हम इसके पहले प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं, फिर उन्होंने क्या क्या कोड बनाया वो भी हम देखेंगे। तो जो आपका फरवरी 2019 है उसमें क्या हुआ कि आरबीआई ने बोला कि जो बीसीएसबीआई का जो फंक्शन है अब वो डिपार्टमेंटली, मतलब अलग से डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा, एंड एडवाइस बीसीएसबीआई टू सेट टेक स्टेप फॉर डिसोल्यूशन, मतलब इसको बंद करने की बात की थी। कॉन्सिक्वेंसली बीसीएसबीआई हैज डिसकंटिन्यू, तो इसने अप्रैल 2019 से जो है डिसकंटिन्यू अपने ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना शुरू किया था। तो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? आरबीआई ने बोला कि हमारा एक स्पेसिफिक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि ये वाली सर्विसेज देता है, तो एक अलग से इंडिपेंडेंट बीसीएसबीआई का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था। उसके बाद आरबीआई हैज सीन सेटअप कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, सीईपीडी को स्टैब्लिश किया। इशूड द चार्टर ऑफ कस्टमर राइट, तो इसमें क्या क्या कस्टमर्स के राइट है और किस तरह से जो ऑम्बड्समैन मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो इसकी इसमें बात की गई थी। इट वॉज अकॉर्डिंगली डिसाइडेड टू, तो तभी डिसाइड हुआ था कि जब अलग से डिपार्टमेंट बन गया है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, जब ये डिपार्टमेंट ही वो रोल प्ले कर रहा है तो बीसीएसबी की क्या जरूरत है, तो इसीलिए इसको हटाने की बात की गई थी। सो बीसीएसबी इज नो मोर फंक्शनिंग, तो अब ये फंक्शन में नहीं है, लेकिन जो कोड इसने बनाए वो कंटिन्यू है, बैंकों पे अभी भी एप्लीकेबल है और आरबीआई उसको मॉनिटर और सुपरवाइज करता है कि वो बैंक उसको पूरा कर रहे कि नहीं कर रहे। तो बीसीएसबी नहीं है बट उनके बनाए हुए कोड्स बैंकों को अभी भी मान्य होते हैं। नेचर ऑफ बीसीएसबी कोड, किस तरह के इन्होंने कोड बनाए? द टू कोड इशूड बाय बीसीएसबी, तो ये जो कोड है, जो दो कोड है, एक तो कस्टमर्स के लिए और एक आपका एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, तो ये कोड मिनिमम ये सेट करते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर मेंबर बैंक टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विद इंडिविजुअल कस्टमर एंड माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। तो ये जो कोड है इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड की बात की कि बैंक जब भी कस्टमर या माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से डील कर रहा है तो क्या स्टैंडर्ड को बैंक इस्तेमाल करेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इन कोड का था टू प्रमोट गुड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, मिनिमम स्टैंडर्ड सेटिंग, मिनिमम स्टैंडर्ड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़े, बैंक अच्छे प्रैक्टिस इस्तेमाल करे कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए, और हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड हो, और एक कॉर्डियल मतलब एक अच्छा बैंक कस्टमर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाए, ताकि जो आम जनता है, जो कॉमन लोग हैं, कॉमन मैन, तो उनका बैंकिंग सिस्टम में जो विश्वास है और बढ़े। तो इसीलिए जो है इन
जो है कोड्स को बनाया गया था। तो मेन वही है कि ट्रांसपेरेंसी आए और बैंक कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप खराब हो और कस्टमर बैंक को भी भरोसा करना बंद कर दे, इस तरह का कुछ ना हो, कोई फ्रॉड अगर इस तरह की एक्टिविटी, तो मिनिमम ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए जो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में हो और ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड जो है अच्छे जो है अचीव बैंकों को करने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी। कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, ये 1 जुलाई 2006 में रिलीज किया था, फिर 2000 में इसको 2009 में इसको रिवाइज किया, फिर 2014 में इसमें और ट्रांसपेरेंसी और इन्हांसमेंट लाया गया इस कोड में। द कोड रिप्रेजेंट ईच मेंबर बैंक कमिटमेंट टू मिनिमम स्टैंडर्ड, तो इसमें बोला है कि हर बैंक के मेंबर का मिनिमम कमिटमेंट है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल कस्टमर उनको मिनिमम सर्विस देनी है इन रिलेशन टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक, तो बैंक जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है तो उसको लेके मिनिमम जो है स्टैंडर्ड उसकी बात इसमें की गई है। डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिजीज्ड फॉरेन एक्सचेंज, डिपॉजिट अकाउंट को लेकर स्टैंडर्ड बताया, सेफ डिपॉजिट लॉकर की सुविधा बैंक कस्टमर को दे रहा है, डिजीज अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है जैसे 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, तो ये भी आपके बीसीएसबी में बोला गया है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस किस तरह से दे रहा है, रिमिटेंस विद इन इंडिया, लोन और एडवांस दे रहा है बैंक या कोई गारंटी की सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, तो इन सभी को लेकर मिनिमम स्टैंडर्ड की बात इसमें की गई है, मिनिमम इस तरह के स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने हैं जब भी आप ये सर्विसेज कस्टमर को दें। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट। अब हम देखेंगे कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लेकर किस तरह के कमिटमेंट दिए गए हैं। तो ये बीसीएसबी के द्वारा मई 2008 में लाए गए, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जो कि बैंकों को फॉलो करना होता है जब भी वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। और ये कौन से एमएसएमई होंगे, जो कि 2006 के एक्ट के तहत, अब ये फिर इसको रिसेंटली इसका एक्ट चेंज किया था आपका 2020 में। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एमएसए, एक्सप्लेन हाउ बैंक आर एक्सपेक्टेड टू डील, तो ये एमएसएमईज जो है आपके माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, तो उनको प्रोटेक्शन देता है और ये बैंकों को बताता है कि किस तरह से आपको इस तरह के कस्टमर से डील करनी है। इस कोड को पहले 2008 में लाया था, फिर 2012 में रिवाइज किया, फिर 2015 में फिर से इसको तीसरी बार रिवाइज किया गया है। और इस कोड में बताया कि बैंकों का कमिटमेंट किस तरह से माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को दे रहे, तो किस तरह से बैंकों का कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग या मर्चेंट बैंकिंग, कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हैं तो मिनिमम कौन कौन से स्टैंडर्ड आपको इस्तेमाल करने चाहिए। इंटरेस्ट रेट को लेके, कोई लोन है उसकी टर्म्स या कंडीशंस को लेके, अगर कस्टमर को कोई लॉस हो रहा है बैंकों की सर्विसेज की वजह से तो उसमें कितना कंपनसेशन बैंक देगी, और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को कितना प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियल बैंक रखेगी, एडवर्टीजमेंट को लेके या मार्केटिंग और सेल्स को लेके, तो ये सारे नॉर्म्स इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है की कमेटी अंडर द कोड। बीसीएसबी के कोड के द्वारा द मेंबर बैंक हैव अंडरटेकन सम की कमेटी टू द टारगेट कस्टमर्स, तो ये क्या क्या जो है की कमिटमेंट, तो कुछ की कमिटमेंट इसमें दिए गए, तो कौन कौन से की कमिटमेंट यहाँ पे है। पहला है इसमें आपका टू एक्ट फेयरली एंड रीजनेबल इन ऑल, तो जो भी आप डील कर रहे हैं कस्टमर के साथ तो वो बिल्कुल फेयर वे में और रीजनेबल होना चाहिए। टू हेल्प कस्टमर टू अंडरस्टैंड हाउ बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्क, तो कई बार कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज़्यादा नहीं पता रहता, तो कस्टमर को बैंकों को इन्फॉर्म करना चाहिए हेल्प करने के लिए कि कस्टमर समझ सके कि एक्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ें बैंकों को कस्टमर को बतानी चाहिए। टू हेल्प कस्टमर यूज देयर अकाउंट और सर्विसेज, कस्टमर को बताना कि ये अकाउंट या ये सर्विसेज वो इस्तेमाल कर सकता है। टू डील क्विकली एंड सिंपैथेटिकली विद थिंग्स, अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है तो क्विकली और सिंपैथिक होके जो है उसका सॉल्यूशन देना। टू ट्रीट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर एज प्राइवेट, तो कस्टमर की जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना है, कॉन्फिडेंशियल, किसी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर करना। 3-4 केसेस हमने शुरू में देखे थे जो कि एक्सेप्शन है, उस केस में आप जो है शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कोर्ट आदेश दे रहा है, कोई बैंकर्स बुक एविडेंस के हिसाब से पूछा जा रहा है, बैंक के अपने इंटरेस्ट में, जैसे लोन ओवर ड्यू है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के आपका जो डेटा है किसी थर्ड पार्टी से आपको नहीं शेयर करना, वो इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। टू पब्लिसाइज द कोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन बतानी है मार्केट में लोगों को, उसके लिए अवेयर कराना है। टू अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस ए नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, मतलब बैंकों को कस्टमर का कोई भेदभाव नहीं करना। जनरली बैंकों में बोलते हैं ना एचएनआई कस्टमर को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना, बट इस कोड में बोला गया है कि आपको सभी कस्टमर को इक्वल लेके चलना है। और ये पॉलिसी में किस तरह का मतलब कुछ इस तरह से इसको अडॉप्ट करना है कि इसमें किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी अंडर द कोड। द मेंबर बैंक हैव अंडरटेकन टू प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन है लोन की, या कुछ अगर चेंज आता है तो वो सारी चीज़ें बैंक को कस्टमर को इन्फॉर्म करनी चाहिए। बैंक विल ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट की फीचर्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, तो जो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को बैंक दे रहा है तो उसके फीचर्स कस्टमर को बताने चाहिए। क्या क्या राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब चीज़ें भी जो है मेंशन करनी चाहिए। और बैंक ऑल्सो अंडरस्टैंड टू रजिस्टर डू नॉट कॉल सर्विसेज व्हेन रिलेशनशिप विद कस्टमर स्टार्ट, तो बैंकों को जो है ये सर्विसेज के लिए भी कस्टमर को रजिस्टर करना चाहिए। अगर कस्टमर बोलता है डू नॉट कॉल सर्विसेज, ठीक है, अगर कस्टमर चाहे तो इस सर्विसेज को भी जो है रजिस्टर कर सकता है।
डू नॉट कॉल में जनरली क्या होगा, जनरली बैंक अलग अलग ऑफर्स देने के लिए कस्टमर को जो है कॉल करते रहता है, तो अगर कस्टमर ने ये वाला सर्विसेज लिया तो कॉल के थ्रू आप कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। एवरी मेंबर बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव ए हेल्प डेस्क, या आप बोल सकते हैं हेल्पलाइन, तो ब्रांच में एक हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन होना चाहिए। हैव ए कोड कंप्लाइंस ऑफिसर एट ईच कंट्रोलिंग ऑफिस अबव द लेवल, तो ब्रांच के ऊपर एक कंट्रोलिंग ऑफिस होना चाहिए जो कि कस्टमर की कंप्लेन को सुनेगा। डिस्प्ले एट इच ब्रांड नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोड कंप्लाइंस ऑफिसर, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के बाद अगला लेवल आएगा आपका कंप्लाइंस ऑफिसर, उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होना चाहिए। डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑम्बड्समैन, अगर यहाँ भी काम नहीं चला तो फिर उसको ऑम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा, तो चारों की डिटेल लाइन से बैंकों को बतानी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स का नाम और नंबर, और आपके कंप्लाइंस ऑफिसर का नाम नंबर और ऑम्बड्समैन का नाम और नंबर, वो सारी चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी चाहिए। तो इसमें बोला कि कस्टमर सबसे पहले जो है ये आपका हेल्पलाइन जो है बैंक का वहाँ पे कांटेक्ट करेगा। इफ अगर आपका इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा तो उसके बाद ये कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाएगा, दूसरा नंबर इसका आएगा कंप्लायंस ऑफिसर। इफ स्टिल नॉट रिजॉल्व, अगर वहां से भी नहीं हुआ तो फिर वो आपका जो है कंप्लायंस ऑफिसर के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन को जाके जो है कस्टमर अपना कंप्लेन करेगा। तो मतलब रूल है, ऐसा नहीं कि सीधे चल सकता है, जैसे कोई इश्यू है तो 1 महीने का वेट करेगा, पहले 1 महीने के अंदर अंदर बैंक को भेजेगा। अगर बैंक से रिप्लाई नहीं आता या अगर रिप्लाई आता तो उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तब उसके बाद ही जो है ओम्बड्समैन के पास बैंक जा सकता है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन ऑन द कस्टमर, तो क्या कस्टमर की भी कोई ऑब्लिगेशन बनती है? एज सच तो बीसीएसबी में नहीं बोला है कि कस्टमर की बनती है, वहां पर सिर्फ बैंकों की बात की गई है, ठीक है। तो जो कोड बनाए गए बीसीएसबी के द्वारा, तो वो कस्टमर के पार्ट में तो कोई ऑब्लिगेशन की बात नहीं करते। एक्सेप्टेंस ऑफ कोड इज वॉलेंट्री, और बैंकों के लिए भी ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि कोड्स मानने होंगे, ये वॉलेंट्री है। और एक तरह से ये यूनिलेटरल कमिटमेंट है बैंक के द्वारा इसके कस्टमर को, यूनिलेटरल मतलब वन वे, एंड एमएसएमईज टू डील विद देम, ताकि ये एक तरीके का यूनिलेटरल मतलब वन वे कमिटमेंट है बैंकों का उसके कस्टमर को, कि वो अपने कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में जो है डील करेंगे। ये कमिटमेंट है अपने इंडिविजुअल और एमएसएमई माइक्रो स्मॉल वाले कस्टमर्स को। हाउएवर कस्टमर वन यूजिंग, लेकिन जब भी कस्टमर बैंक का अकाउंट यूज कर रहा है तो उसकी भी अपनी कोई ड्यूटी बनती है बैंक के लिए। तो कुछ ड्यूटीज की यहाँ पे बात की जाएगी कि क्या क्या कस्टमर की ड्यूटी बनती है। सर्टेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कस्टमर, तो पहला टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो जब भी बैंक कोई डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से मांग रहा है केवाईसी, तो वो बैंकों को कस्टमर को प्रोवाइड करानी चाहिए, मतलब कस्टमर बैंक को इन्फॉर्मेशन देगा। चलिए कुछ कस्टमर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, अगर आप उनसे केवाईसी मांगते हो तो वो आपको ऐसा भी बोलते हैं कि आपने पहली बार जब अकाउंट ओपन किया था तब हमने केवाईसी दिया था, भले ही वो 10 साल हो गए हो। और आपको मालूम है बैंकों के रूल के हिसाब से 2, 8, 10, यानी हाई रिस्क वाले को हर 2 साल में केवाईसी देना होता है, मीडियम वाले को 8 साल में और लो को 10 साल में, बट कस्टमर जनरली इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो आरबीआई को चाहिए या बैंकों को चाहिए कि कस्टमर को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाए, ठीक है। वो बैंकों में एक आधार कार्ड या अपना आईडी प्रूफ देने में वो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतें आती कस्टमर को, तो उनको अवेयरनेस ये सब जो है कराना चाहिए। सेकेंड आता है टू कीप द पासबुक एंड चेकबुक एंड डेबिट कार्ड सेफली, तो कस्टमर को बैंक अगर पासबुक चेकबुक दे रहा है तो उसकी सेफ्टी का जो ऑब्लिगेशन वो कस्टमर के ऊपर है। टू कीप कॉन्फिडेंशियल, तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो सेफली अपने पास रखे और उसको किसी से शेयर ना करे। और कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होती है तो बैंक को फटाफट से जो है टाइम पे इन्फॉर्म करे। नॉट टू अलाउ एनी थर्ड पार्टी टू यूज, तो किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपना अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए जो है डिटेल्स वो सब ना दे। नॉट टू प्रोवाइड एनी पर्सनल और अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स, अपना आईडी पासवर्ड ओटीपी किसी थर्ड पार्टी को जो है शेयर ना करे। और नॉट टू पिक ऑन, जनरली कोई कॉल आता है बोलता है हम बैंक के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, हम बैंक से बात करें, तो किसी को इस तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। कोई भी लिंक या किसी भी क्लिक को आपको कोई ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आ रहा है तो उस वेबसाइट पे कहीं पे भी ऐसे नहीं जाना। टू साइन ऑल चेक और फॉर्म्स और लेटर टू द बैंक एज पर स्पेसिफाइड सिग्नेचर प्रोवाइडेड टू द बैंक, तो कोई भी अगर चेकलिप दे रहे हैं तो जब आपका एक स्पेसिमेन सिग्नेचर फॉर्म आता है, जनरली अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे होता है, या किसी को साइन चेंज करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है 2 सिग्नेचर रहते हैं जो आपको करने होते हैं, और ऑफिशियल के सामने आपको आपका आधार कार्ड या आपका आईडी प्रूफ लेके जो है ऑफिशियल के सामने आप वो साइन करते हो, तो आपका जो रिकॉर्ड में साइन है उसको बोलते हैं, आप बैंक के रिकॉर्ड में आपका जो साइन है उसको बोलते हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो उसी वाले सिग्नेचर को आपको करना है। मान लीजिए आप चेकबुक में दूसरी तरह से साइन कर रहे हो, रिकॉर्ड में दूसरा साइन है, तो उससे वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टेक केयर करना चाहिए। टू यूज होम ब्रांच नॉन होम ब्रांच, तो अगर बहुत ही अर्जेंट है तभी आप नॉन होम ब्रांच को इस्तेमाल कीजिए, जनरली आपकी जो ट्रांजेक्शन है आपको होम ब्रांच जाके करनी चाहिए। टू रजिस्टर वंस ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहे। नॉट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बैंकिंग डेटा इन मोबाइल ईमेल, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मोबाइल में या जो है आपका ईमेल में वहाँ पे स्टोर करके नहीं रखना। टू यूज ओनली वेरीफाइड सिक्योर एंड ट्रस्टेड वेबसाइट, तो अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सिक्योर वेबसाइट को ही आप इस्तेमाल करेंगे। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है सिर्फ ऑथराइज जो है एटीएम वहीं पे आप इस्तेमाल करेंगे या मर्चेंट पे। टू चेंज वंस ऑनलाइन पासवर्ड, या पिन और जो पासवर्ड है उसको रेगुलरली आप चेंज करते रहेंगे।
अगर एटीएम डेबिट या क्रेडिट या कोई पोस्टपेड कार्ड आपका खो गया या चोरी हो गया तो उस केस में आप बैंक को ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ आपका लेटेस्ट सम अप आ गया और ये चैप्टर ही आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके दो चार क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, पहले शॉर्ट में इस चैप्टर का समरी के तौर पे इसको रिवाइज करते हैं। तो ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी और जो कॉन्फिडेंशियल में बोला था कि बैंक कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत बैंक कस्टमर को बोलता है कि वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी शेयर नहीं करेगा। तीन चार केसेस एक्सेप्शन है। पहला था डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ, कोई बैंकर्स वुड एविडेंस के तौर पे अगर कोई एविडेंस मांगा जा रहा है कोर्ट में या कोई क्रिमिनल केस या किसी कोर्ट के द्वारा ये मांगा जा रहा है कि कोई केस चल रहा है और तब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोल रहा है, या इनकम टैक्स के हिसाब से या अदर एक्ट के हिसाब से, अगर इन चारों एक्ट के हिसाब से कोई कस्टमर की इन्फॉर्मेशन शेयर करने को बोल रहा है तो बैंक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो अगर कोई कस्टमर मान लीजिए कोई ड्रग ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी करे तो उस केस में बैंकों का लिए जरूरी है कि वो उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को शेयर करे। और डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट, तो इसमें क्यों बोला है डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ड्रग ये टेररिस्ट ये सारी पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करते हैं, तो उनके भले के लिए उनके इंटरेस्ट के लिए बैंकों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए अगर किसी अथॉरिटी के द्वारा मांगा जा रहा है तब। डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक इटसेल्फ, तो कस्टमर का अकाउंट मान लीजिए एनपी हो गया, पेमेंट नहीं कर रहा, तो गारंटर को जाके तो बताना पड़ेगा ये कस्टमर है इसने पे नहीं किया, तो इसलिए बैंकों के अपने कोई लोन की रिकवरी या अपने पर्पस के लिए कोई चाहिए तो बैंक डिस्क्लोजर कर सकता है। या कस्टमर ने एक्सप्रेस मतलब प्रॉपर लिख के कंसेंट दिए कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, तब भी बैंक ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका गार्निशिंग अटैचमेंट ऑर्डर। गार्निशिंग क्या होता है, कोर्ट का आदेश होता है जिसमें जो अमाउंट कोर्ट बोलेगा बैंक को उस अमाउंट को होल्ड पुट करना होगा। और अटैचमेंट ऑर्डर सेम वही है, ये आपके इसका अटैचमेंट ऑर्डर आपके इनकम टैक्स का जो है के द्वारा दिया जाता है। और गार्निश ऑर्डर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कस्टमर का अकाउंट सिंगल अकाउंट है मान लीजिए ए के नाम पे, और या फिर मान लीजिए ए एंड बी दोनों का जॉइंटली अकाउंट है, ऑपरेट जॉइंटली, तो अगर गार्निश अकाउंट ऑर्डर आएगा सिर्फ ए के नाम पे तो जो जॉइंटली अकाउंट है उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अटैचमेंट ऑर्डर आएगा क्योंकि ये इनकम टैक्स है तो इसको जो है जॉइंटली अकाउंट में भी जो है होल्ड पुट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा गार्निश ऑर्डर थोड़ा सा लाइट वे में आप ले सकते हैं एज कम्पेयर टू अटैचमेंट। लाइट वे इन द सेंस कि अगर ए और बी दोनों का अकाउंट जॉइंटली होगा, ठीक है, ऑपरेशन जॉइंटली, तो उस केस में ए के नाम पे एक गार्निशिंग ऑर्डर आया तो आप इस बार होल्ड पुट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी केस में अटैचमेंट ऑर्डर आया होगा तो आपको डेफिनेटली जो है होल्ड पुट करना होगा। तो कुछ कंडीशंस भी इसकी जो है दी गई है। फिर बैंकों की कुछ राइट है, बैंकर्स लेन की अकाउंट में बैंक होल्ड पुट कर सकता है, अगर कोई लोन दे रहा है मान लीजिए एजुकेशन लोन तो एफडी उसमें होल्ड पुट कर सकता है। राइट ऑफ सेट ऑफ मतलब किसी अकाउंट में कोई लोन डिफॉल्ट है लेकिन उसके सेविंग बैंक में पैसा तो बैंक ट्रांसफर कर सकता है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, मतलब कस्टमर इसमें बोल सकता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करके कौन से वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, कौन से वाले लोन को क्रेडिट करना है, जो कि मान लीजिए दो या तीन लोन सारे ही एनपी है तो कस्टमर उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि किस वाले अकाउंट में जो है पेमेंट करनी चाहिए। या इसको बैंक खुद से भी अपना डिसाइड कर सकता है, अगर दो तीन अकाउंट है तो बैंक खुद से अपना डिसाइड कर सकता है कि किस वाले अकाउंट को डेबिट करके कौन कौन से वाले को पहले क्रेडिट करना चाहता है। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट और कमीशन, तो बैंक अगर मान लीजिए पहले से कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट के तहत ही इंटरेस्ट या कमीशन लेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसके से बैंक क्या करेगा कि एब्सेंस तो मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा जो भी कमीशन रेट होगा तो उसी मार्केट के हिसाब से पे करेगा। टर्मिनेशन ऑफ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, तो किस केस में टर्मिनेट हो जाती है, कस्टमर वॉलेंट्री खुद से आके बोलता है मेरा लोन क्लोज अकाउंट सॉरी सेविंग अकाउंट क्लोज कर दो तो रिलेशनशिप टर्मिनेट, या कस्टमर का डेथ हो गया, या कस्टमर बैंक करप्ट हो गया, या कोई गार्निशी ऑर्डर आया और उसके बाद फिर आपने क्लोज किया है, या इंसैनिटी ऑफ कस्टमर मतलब कस्टमर का जो माइंड है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो इन चारों केसेस में आप क्या करेंगे, अकाउंट आपको क्लोज करना होगा तो जो रिलेशन है वो टर्मिनेट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कस्टमर अवेयरनेस, तो बैंकों को कस्टमर के क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज है वो सब चीज़ें जो है उसके बारे में अवेयरनेस देना चाहिए। और बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको जो है एस एस तारापुर कमेटी के कहने पे इसको बनाया गया था। और इसका जो है मेन इन्होंने मतलब जब स्टार्टिंग में ये बने थे तो इन्होंने दो कोड दिए थे। पहला इनका कोड था आपका कस्टमर्स के लिए 2006 में लाया था, फिर 2018 में रिवाइज किया था। फिर दूसरा कोड था इनका कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, इसको मई 2008 और फिर 12 और 15 में इसको फिर से रिवाइज किया था। तो अभी तो ये एक्ट में नहीं है क्योंकि 2019 में आरबीआई ने बोला था कि जब अलग से डिपार्टमेंट है जो कि कस्टमर को अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, तो 1 अप्रैल 2019 से इसने काम करना बंद कर दिया था। उसके लिए आरबीआई ने अलग से डिपार्टमेंट बनाया, सीईपीडी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, तो ये कस्टमर को अवेयरनेस जो है देता है। भले ही अभी बीसीएस में नहीं है लेकिन इसके द्वारा बनाए हुए कोड अभी भी बैंकों के लिए एप्लीकेबल है। और कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, तो इसमें बता रखा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड कौन सा बैंकों को इस्तेमाल करना है अगर इंडिविजुअल कस्टमर को कोई सर्विसेज दे रहा है। इसमें कोई डिजीज अकाउंट की सेटलमेंट है, या सेफ डिपॉजिट लॉकर ले रहा है, या डिपॉजिट अकाउंट, या कोई रिमिटेंस भेज रहा है विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया,
लोन और एडवांस को लेके, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, तो ये सारे स्टैंडर्ड इसमें बताए गए। ऐसे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए उनको आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, जैसे मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, मर्चेंट सर्विस, तो किस तरह के मिनिमम स्टैंडर्ड आपको रखने चाहिए, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी हिडन ना हो, मतलब पहले आप बोल रहे हो कि 7% है और बाद में पता लगे कि 8% आप चार्ज करने लगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। की कमिटमेंट अंडर द कोड्स, तो मतलब सब कुछ फेयर वे में होना चाहिए, और जो भी आप कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हो, तो उसको आप मतलब कस्टमर उसको समझ सके प्रोडक्ट को, तो उसके लेके आपको कस्टमर को हेल्प करना है। टू हेल्प कस्टमर यूज देयर अकाउंट और सर्विसेज, कि अपने अकाउंट को वो सर्विसेज को इस्तेमाल कर सके। टू ट्रीट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल बना के रखना है। 3-4 जो एक्सेप्शनल केस है वो हमने देखा था, उसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियली आपको पूरी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी अंडर द कोड, तो उसने बोला कि बैंकों को सब जो डील करनी है कस्टमर के साथ क्लियर कट होना चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट वे में आपको करनी। कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, कोई टर्म्स कंडीशन है, तो बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट वे में कस्टमर को इन्फॉर्म करनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीवेंसेस की बात की, ग्रीवेंसेस मतलब कोई कंप्लेन होगा तो बैंक कस्टमर तो वो कहाँ जाएगा, तो बैंकों को एक हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन रखना चाहिए, और फिर जो है एक कंट्रोलिंग ऑफिस होना चाहिए और ब्रांच के ऊपर जो कि काम करे, और उससे आगे कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, और उससे आगे जो है ऑम्बड्समैन है। तो इन सब की डिटेल ब्रांच में नाम और मोबाइल नंबर या जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसके साथ आपको अपना प्रॉपर नोटिस पे सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देनी है। तो बीसीएसए में जो कोड बनाया है वो जनरली बैंकों के लिए, कस्टमर के लिए नहीं है, बट कुछ ऑब्लिगेशन कस्टमर की भी बनती है। तो क्या क्या है उसमें, यही सब बोले कि अगर बैंक केवाईसी या बाकी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो कस्टमर का ऑब्लिगेशन है कि वो बैंकों को डॉक्यूमेंट्स दे। चेकबुक, पासबुक या डेबिट कार्ड दिया तो उसको सेफली रखे, अपना जो भी यूजर आईडी या पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग तो का, तो उसको कॉन्फिडेंस वे में इस्तेमाल करे, किसी और के साथ शेयर ना करे। अपने अकाउंट के डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, ओटीपी या अपने अकाउंट डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करें। किसी भी लिंक पे, ईमेल या जो आपके एसएमएस है उसके थ्रू कोई भी लिंक आपको मिल रहा है तो उस पर क्लिक ना करें। और जब भी आप चेक लिख पे या किसी और फॉर्म पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो जो बैंक के रिकॉर्ड में साइन है वही वाला सिग्नेचर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन होम ब्रांच पे आपको जनरली डील नहीं करनी, बहुत जरूरी हो तभी आप नॉन होम ब्रांच पे जाके अपनी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करें, अदरवाइज अपने नॉर्मल बैंक जो आपका रेगुलर बैंक है वहीं जाकर आप सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। और टू रजिस्टर ओन्स मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो बेटर है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करा रहे हो तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करा रहे हैं ताकि आपको अलर्ट्स जो है मिलते रहे। और जो वेरीफाइड और सिक्योर साइट वेबसाइट है वहीं पे आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो है साइट का इस्तेमाल करें। जैसे आप कहीं पे भी मान लीजिए किसी कंप्यूटर सेंटर में चले गए तो इस तरह की जगह पे ना जाए, क्योंकि वहाँ पे आपके आईडी पासवर्ड उन सबकी हैकिंग भी हो सकती है। और अगर आपका एटीएम, डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कोई कार्ड चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसके आप उसको ब्लॉक करें, बैंक को टाइमली जो है इन्फॉर्म करें, अपना पिन नंबर और जो पासवर्ड है रेगुलरली आप चेंज करते रहे। ठीक है, ये सारी चीजें कस्टमर की ऑब्लिगेशन है। लेटेस्ट सम के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू कीप द अफेयर्स ऑफ देयर कस्टमर सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियली अराइज फ्रॉम, ये कहाँ से अराइज होता है, तो ये था आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो बैंक और कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें यही रहता है कि बैंक उसको बोलता है कि हम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। दूसरा आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बैंक ऑथराइज टू शेयर इन्फॉर्मेशन, तो किस केस में बैंकों को अथॉरिटी है कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। पहला है कि मिसेस बी आई है जो कि वाइफ ऑफ ए की वाइफ का नाम है बी, और वाइफ आके बोल रही है कि मेरे हस्बैंड के अकाउंट में जो है सेविंग बैंक में कितना बैलेंस है, मुझे बैलेंस बताइए, और अकाउंट सिंगल मतलब सिर्फ हस्बैंड के नाम पे, तो ये ऑथराइज नहीं है। ये अथॉरिटी जनरली बैंक का अगर कोई स्टाफ ऐसा करता तो वो अलाउ नहीं है, अनऑथराइज माना जाएगा। सेकंड आता था, बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट इज ब्लॉक, तो अटैचमेंट ऑर्डर के आने पे या फिर इनकम टैक्स के ऑर्डर के आने पे क्या हुआ है कि इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर किसका होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही होता है ना, तो उसके आने पे सेविंग बैंक के पैसे को ब्लॉक कर दिया गया है अंडर एडवाइस टू कस्टमर, तो कस्टमर को और इनकम टैक्स को अथॉरिटी दी गई है, तो ये बैंकों को ऑथराइज है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। मिस्टर टी टेलर स्पीक्स अबाउट द बैलेंस इन द अकाउंट एक्स हु जस्ट विड्रॉल कैश फ्रॉम हिज अकाउंट। नेक्स्ट, ये आपका नहीं है, इनकरेक्ट है। द बैलेंस इन, मान लीजिए मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई के अकाउंट में एक इनकम टैक्स ऑफिसर से कॉल आया फोन के थ्रू और वो बोल रहे कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर बात कर रहे हैं। आपको ऐसा कोई फोन पे इंटरटेन नहीं करना। पर्सनली अगर आएंगे इनकम टैक्स का वो रिटर्न लेटर लेना, उनकी सील साइन वो सब होना चाहिए, उसके बाद आप उसके अकाउंट में बोर्ड पुट करेंगे। सिर्फ कोई फोन में बोल रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आता था, लोन अकाउंट ऑफ एक्स वाज विड्रॉन, सॉरी आर विड्रॉन, तो एक्स का लोन अकाउंट ओवरड्रॉन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो क्या स्टेप्स में से सही नहीं है।
तो लोन ओवरड्राउन हो गया तो बैंक एक क्या कर सकता है, लॉयर को बोल सकता है कि लीगल नोटिस कस्टमर को भेजे लोन को लेके, ये कर सकता है, ये बात सही है। द बैंक डिस्कस द मैटर, तो जो गारंटर है उसको डिटेल्स भेजेगा लोन की और उसको बोलेगा कि आप गारंटर है, इसका पेमेंट नहीं मिल रहा। द बैंक इन्फॉर्म, तो जो सिविल है उसको इन्फॉर्मेशन देगा, ये बात भी सही है। लास्ट है, द बैंक किसी फर्म को बैंक कॉन्टैक्ट करेगा और इनफॉर्मली बोलेगा कि जाके उसको रिकवर करके आओ अमाउंट को, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका, ये अलाउ नहीं है, तो वही पूछा था विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो ये डी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। चौथा है, मिस्टर जेड हैज अवेलेड क्लीन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, तो बैंक से इसने ओवरड्राफ्ट लिया है, किसने, जेड ने। ही हैज सर्टेन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, उसका बैंकों में फिक्स डिपॉजिट भी है। ही ऑल्सो हैज सेफ डिपॉजिट लॉकर, एक तो उसने एफडी भी की हुई है, ऊपर से उसका सेफ डिपॉजिट लॉकर भी बैंक के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजिशन, क्या चीज उसमें सही है। द बैंक हैज जनरली, तो जो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट है उसके पैसे को बैंक इस्तेमाल कर सकता है, लॉकर के पैसे को नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो जो फिक्स डिपॉजिट है, अगर कोई ओवरड्राफ्ट है, उसकी पेमेंट चाहिए, तो फिक्स डिपॉजिट बैंकों का जनरल नहीं रहता, मतलब उसका अमाउंट ले सकता है, बट ये लॉकर इन सब के अमाउंट को बैंक नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में वही बोला है कि ना तो फिक्स डिपॉजिट पे और ना ही लॉकर पे कोई बैंकों का लेन नहीं है, फिक्स डिपॉजिट पे है, लॉकर पे नहीं है, पर यहाँ पे दोनों के लिए बोला है। ना तो इस पे ना उस पे, दोनों पे नहीं है बोला, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और इस पे बोल रहा है दोनों पे ही ले लिया, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। और सिर्फ बोल रहा है कि कंटेंट ऑफ लॉकर पे, जो भी लॉकर के अंदर रखा हुआ है तो उस पे बैंकों का लेन है, तो ये सब गलत हो जाएगा। सिर्फ जो एफडी होता है उसके पैसे पे बैंकों का लेन है, बैंकों का होल्ड रहता है, बैंक चाहे तो उसको ड्रॉ करके अपना जो ओवर ड्राफ्ट है उसका रिकवरी कर सकता है, अगर कस्टमर नहीं पे करेगा तब। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कमिटमेंट अंडर बीसीएसबी कोड, तो क्या कमिटमेंट उसमें नहीं है। इसमें टू हेल्प कस्टमर यूज देयर अकाउंट और सर्विसेज, ये बात उसमें थी। टू सैंक्शन लोन, तो बैंकों को लोन फैसिलिटी, मतलब जब भी कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तो उसको लोन सैंक्शन करना चाहिए, ये गलत है, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। टू डील क्विकली एंड सिंपैथेटिक, जो भी अगर कुछ रॉन्ग होता है तो उसको क्विक और सिंपैथिक वे में उसको डील करे, ये बात भी था। टू पब्लिसाइज द कोड, कोड के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे, ये सारी बातें सही है, सिर्फ बी वाली बात सही नहीं है, और वही पूछा था विच इज नॉट ए कमिटमेंट। तो बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।